हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो जीन पियाजे का जो हमारा टॉपिक था उसके थ्योरी मैंने 3 पार्ट में करा के पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब जीन पियाजे से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस अभी तक सीटेट ने पूछा है उन सभी को डिस्कस करते हैं। लास्ट में आप मुझे स्कोर बताना एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो, आप सभी के लिए पूरा एफर्ट है। और हाँ, एक चीज़ मैं बता रही हूँ कि आज हमारी जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर कल जो है मैं आपको वाइगॉस्की की थ्योरी कराऊंगी। वाइगॉस्की की थ्योरी के बाद से हम एक एक थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको मेरे कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपका अभी जस्ट पूछा हुआ है, जो आपका जनवरी में पेपर था ना ऑनलाइन वाला। इसमें क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश आपको दोनों दिख रहा होगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं। अब ये निगमनात्मक इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसको बोलते हैं हाइपोथेटिक भी बोल सकते हैं, या फिर आप डिडक्टिवली भी बोल सकते हैं। यहाँ पर दिखा है निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं। तो मैंने पूरा थ्योरी में आपको डिटेल में बताया है। तो इन चारों में से क्या होगा, सेंसरी मोटर होगा, पूर्व संक्रियात्मक होगा, मूर्त संक्रियात्मक, या फिर औपचारिक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि जो फॉर्मल ऑपरेशन है ना, इसमें बच्चा जो है निगमनात्मक रूप से डिडक्टिव मेथड से भी सारी चीजें सोच सकता है। ठीक है, तो निगमनात्मक का मतलब क्या होता है, निगमनात्मक का मतलब होता है डिडक्टिव, जो नियम से मतलब रूल से एग्जाम्पल जाए, इसी को तो बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। और इंडक्टिव में हम एग्जाम्पल से रूल जाते हैं। तो ये रूल से एग्जाम्पल किस में बच्चा, मतलब आप उसको पहले नियम बता दो, लास्ट में भी एग्जाम्पल समझा सकते हैं, तो वो होता है हमारा फॉर्मल में। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो मैंने डिटेल में थ्योरी में आपको अच्छे से समझाया है। देखिए, इसमें देखिए लिखा है कि 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए, मतलब उसको ऐसे 2 गिलास दिखाए गए हैं जो दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे, ऐसा था। और दोनों में क्या किया, बराबर मात्रा में, मतलब इतना दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया, जिसे दिखाने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। उसने बोला कि ये दोनों क्या है, बराबर हैं। उसके बाद से फिर एक गिलास के दूध को, ये वाला, उसको एक बड़े से, ये देखिए, इस एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में इसमें डाल दिया गया। सब उसके सामने हो रहा है, जो अपेक्षाकृत लंबा है और संकीर्ण है, मतलब पतला है। अब रीना का, उसको फिर बोला गया कि अब बताओ इसमें से कौन से गिलास में सबसे ज्यादा है। तो अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में, अब रीना क्या कहती है कि इस लंबे गिलास में इस छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज्यादा है। बल्कि उसके सामने ही किया गया है कि इन दो गिलास में रखा गया, फिर इस एक गिलास का दूध इसमें डाल दिया गया। तो आखिर में उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि दूध तो सेम है ना, बस इसको इसमें डाल दिया गया है। फिर भी उसने ये कहा है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज्यादा है। तो ये ऐसा क्यों होता है, तो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है विकेंद्रीकरण में कठिनाई, जीववादी सोच, लाक्षणिक या फिर कल्पनात्मक। तो ये दर्शाता है विकेंद्रीकरण में कठिनाई, क्योंकि उस दोनों सेम ग्लास में इसी ग्लास का पानी जो है इसमें डाला गया, सॉरी दूध, बट फिर भी वो ऐसा क्यों नहीं बता पाई कि दोनों बराबर हैं। इसलिए क्योंकि एक समय पे बच्चा किसी एक पक्ष पर ही जो है ध्यान दे पाता है। इस एज में वो जो है पूरा प्रोसेस है इस पर फोकस नहीं कर पाता है। विकेंद्रीकरण में उसको कठिनाई होती है, क्योंकि उसकी सोच में क्या होता है, सेंट्रेशन होता है, केंद्रीयता होता है। अगर विकेंद्रीकरण होता उसकी सोच में तो आराम से बता सकता था, बट कठिनाई है विकेंद्रीकरण में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 देख लीजिए। इंग्लिश का भी, डिफिकल्टीज इन डिसेंटरिंग एनिमिज्म, तो जीववाद के बच्चे रोते हैं, मान लीजिए ये जो है टेबल है, इससे चोट लग गई तो आप इसको मारेंगे तो बच्चा चुप हो जाएगा, मतलब एनिमिज्म है, सजीववाद है। ठीक है, हाइपोथेटिकल तो आपको पता ही है, जो इनका फॉर्मल ऑपरेशन है, जिसमें बच्चे जो हैं परिकल्पना भी कर लेते हैं, उनको रूल से एग्जाम्पल भी आप उनको समझा सकते हैं। तो चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए। जो सीरिएशन से संबंधित जो है प्रश्न बच्चों को किस अवस्था में करने को देना चाहिए हल करने के लिए। तो चारों ऑप्शन है, तो आपको ही पता है संवेदी होगा नहीं, क्योंकि सेंसेस के माध्यम से सीखता है। प्री ऑपरेशनल भी नहीं होगा, औपचारिक भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको CCS पढ़ाया हुआ है, क्लासिफिकेशन, और सी का आप मुझे बताइए, कंजर्वेशन हो गया, सीरिएशन। तो सीरिएशन के प्रश्न हम किस में बच्चों कराते हैं, मूर्त संक्रियात्मक में। मैंने कॉन्क्रीट, सी से मैंने ट्रिक भी बताई थी। तो ये हो गया हमारा मूर्त संक्रियात्मक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं पूरा। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातकरण, ठीक है, आत्मसातकरण किसे बोलते हैं, एसिमिलेशन को बोलते हैं, जिसमें हम कोई इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, और समंजन मतलब एकोमोडेशन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, इससे आप बच्चा जो है क्या चीज़ प्राप्त करने का प्रयास करता है, सिंपल सी चीज़ है। तो ये क्या, संतुलन, इक्विलिब्रेशन की। और अगर आप ऑप्शन से एलिमिनेट करना चाहें तो मिसकंसेप्शन, परसेप्शन, ये क्या होता है, डिसइक्विलिब्रेशन भी नहीं, डिसइक्विलिब्रेशन तो असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर तो बच्चा एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन के माध्यम से संतुलन बनाने की कोशिश करता है ना, क्योंकि एसिमिलेशन में आप कोई भी चीज़ ऐड कर लेते हैं और एकोमोडेशन में आप जो है उसको मॉडिफाई कर देते हैं। तो ये प्रोसेस क्या होता है, ये होता है संतुलन। चलिए अब यहाँ पर आपको दोनों क्वेश्चन पहले मैं दिखा देती हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असफल रहता है। ये किसका प्रतिनिधित्व करता है? मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि जब भी आप जो है, अगर आप कोई चीज़ सोच रहे हैं ना, तो आपको लगेगा कि बाकी लोग भी यही चीज़ सोच रहे होंगे, क्योंकि आप केवल अपने ही दृष्टिकोण से देख रहे हैं। आप दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असफल रहते हैं। आपको लगता है कि नहीं मुझे ये चीज़ पसंद है तो दूसरों को भी, मतलब बच्चे की बात कर रही हूँ, और ये केवल होता है ईगो सेंट्रिज्म में। कंजर्वेशन तो अभी मैंने आपको बताया, कंजर्वेशन तो यही होता है, संरक्षण की स्थिति, जो मैंने अभी आपको ग्लास वाला एग्जाम्पल समझाया है, ठीक है। और बाकी इसमें ऑप्शन सही भी नहीं है, एक ही ऑप्शन सही है और वो है ईगो सेंट्रिज्म, ठीक है। तो ये भी हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसे हम क्या बोलते हैं, आत्म केंद्रीयता। चलिए ये देखिए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देता है, क्या कहलाता है? सिंपल सी चीज़ पूछा है, बहुत आसान है। हमेशा मैंने बोला है कि जब भी मानसिक रूप से कोई भी चीज़ प्रस्तुत करने, सोचने की, ये सारी इंफॉर्मेशन एक संगठित प्रणाली में है, आपके ब्रेन में है, जिसे क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इसमें, इस क्वेश्चन में क्या है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विशेषता कठिनाई महसूस करते हैं? अब वहां पर तो आपका वो वैज्ञानिक तरीका से पूछा था ना अभी, जो ईगोसेंट्रिज्म बता रहे थे, बट ये चरण की बात कर रहे हैं। किस चरण पर अधिकतर जो बच्चे हैं वो दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में वो बहुत कठिनाई महसूस करते हैं? देखिए पोस्ट कन्वेंशनल तो कोलबर्ग की थ्योरी है, ये तो होगा ही नहीं। प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट में से इसी में से कोई एक होगा, आप बताइए। इस प्री ऑपरेशनल तो हो ही नहीं सकता है। फॉर्मल में तो अगर एलिमिनेट कर सकें, देखिए फॉर्मल में तो बच्चा जो है आराम से समझ लेता है ना दूसरों के भी दृष्टिकोण को, वहाँ पर कठिनाई महसूस थोड़ी ना करता है। ये तो सबसे हाईएस्ट स्टेज है, तो ये होगा नहीं, चौथा होगा नहीं, ना ही पहला होगा। प्री ऑपरेशन कॉन्क्रीट में से क्या होगा? तो ये हो, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थ्योरी में मैंने आपको डिटेल में बताया है, इसका राइट आंसर है प्री ऑपरेशनल, क्योंकि यहाँ पर बच्चा तर्क भी नहीं लगा सकता है। कॉन्क्रीट में तो क्लासिफिकेशन है, कंजर्वेशन है, सीरिएशन है, बच्चे जो है तर्क करने लगते हैं बट मूर्त तरीके से करते हैं, ठीक है ना। बट प्री ऑपरेशनल में बच्चे को कठिनाई महसूस होती है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं? तो ये तो बहुत आसान है, सबसे हाईएस्ट स्टेज होता है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे भी बच्चा जो है तर्क करना स्टार्ट कर देता है, और वो है फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसे हम बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक। ये तो आसान है। अब ये क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बच्चे जब नई जानकारी से सामना करते हैं तो वे अपनी मानसिक संरचनाओं, स्कीमा का संशोधन कर लेते हैं। तो जीन पियाजे की शब्दावली में यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कोई भी चीज़ मॉडिफाई करना हो, संशोधन करना हो, उसके लिए जीन पियाजे ने कौन सा टर्म यूज किया है? एकोमोडेशन। और एसिमिलेशन में तो आप नई इंफॉर्मेशन को ऐड करते हो। चलिए अब ये हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। यहां पर देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांत में इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जब कोई बच्चा मौजूदा स्कीमा के संदर्भ में नई वस्तुओं या घटनाओं को देखता है? तो आप उसको क्या बोलेंगे?
कोई भी नई चीज़ देख रहा है। देखिए स्कैप फोल्डिंग होगा नहीं, क्योंकि स्कैप फोल्डिंग की बात वाइगोस्की करते हैं। मेटाकॉग्निशन में तो आप खुद के विचारों को खुद को समझने की चीज़ें करते हैं। अब आपको क्या लगेगा, ऑर्गेनाइजेशन एंड एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होगा। जब भी आप कोई भी नई वस्तु या घटनाओं को देखते हैं तो आपका मौजूदा स्कीमा जो होता है उसमें आप क्या कर लेते हो, उसको ऐड कर लेते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिमिलेशन, आप उसमें उसको आत्मसात करते हैं। ठीक है, एक चीज़ और बताऊंगी, ये सीटेट का एक पेपर है, हिंदी इंग्लिश के ना ऑप्शन में बहुत भरपूर गलतियां होती हैं, तो आप हमेशा इंग्लिश वाले आंसर को मानकर टिक करना, क्योंकि सीटेट हिंदी वाला आंसर नहीं मानता है वो, क्योंकि कई बार इसमें सही चीज़ लिखी होती है, इसमें गलत लिखा रहता है। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ब्लैंक है, में बच्चे विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने के कौशल पा लेते हैं परंतु निगमनात्मक सोच नहीं कर पाते हैं। ये तो अभी मैंने आपको बताया, कॉन्क्रीट होगा। कॉन्क्रीट में क्या होता है कि बच्चे समस्याओं को सुलझा तो लेते हैं बट निगमनात्मक सोच तो उनकी फॉर्मल ऑपरेशनल में आती है ना, फॉर्मल सबसे हाईएस्ट है, इसमें वो इंडक्टिव मेथड से सोचते हैं, आगमनात्मक सोच से, जिसमें हम एग्जाम्पल से रूल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। चलिए सारे हम जीन पियाजे के ही क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए लिखा है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है तो क्या उत्पन्न होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि इफ स्कीम डज नॉट प्रोड्यूस अ सेटिस्फाइंग रिजल्ट, अगर कोई भी चीज़ जो है आपको सेटिस्फाइंग रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो वहां पर असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे बोलते हैं डिसइक्विलिब्रेशन, असंतुलन। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं 5। देखिए इसमें है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु स्थायित्व, इतना आसान है, सेंसरी मोटर में बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो है उसकी समझ बना आरंभ कर देता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण किस में आता है, तो वो है सेंसरी मोटर, जिसे हम संवेदी गामक बोलते हैं। ठीक है, तो सेंसरी मोटर से क्वेश्चन पूछा था, मतलब सेंसरी मोटर का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, बट ऑब्जेक्ट परमानेंस पूछा है, वस्तु स्थायित्व का गुण, तो वो है हमारा सेंसरी मोटर। और ये कई बार पूछा है फिर भी लोग गलत कर देते हैं। चलिए वैसे मैं सारा आपको समझा चुकी हूँ थ्योरी में, तो इसलिए थोड़ा सा कम ही एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्वेश्चंस ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें पूछ रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। तो ये तो आपको भी पता है, बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आते ही ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर देता है, मतलब बीता हुआ समय, वर्तमान, भविष्य के बारे में उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। तो इसका ऑप्शन होगा मूर्त संक्रियात्मक। अब ये हमारा 5वां। देखिए जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा है, किस रूप में जाना जाता है, इसका इंग्लिश भी आपको मैं दिखाना चाहूंगी। देखिए इसमें क्या लिखा है कि इन जीन पियाजेस थ्योरी द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग्स आर रिफर टू एज, तो उसको स्कीमा बोलते हैं। स्कीमा का मतलब ये होता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब कि पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सब स्कीमा को ही कहते हैं। बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में होता है जिसे हम स्कीमा कहते हैं, और स्कीमा की बात पियाजे करते हैं, कोड्स कॉन्सेप्ट की बात नहीं किया है इन्होंने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर याद रखना। चलिए देखिए ये क्वेश्चन लिखा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर ज्यादातर बच्चे संरक्षण प्रत्यय से संबंधित कार्य कर लेते हैं। बहुत आसान है, इसमें पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस थ्योरीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज मोस्ट चिल्ड्रन बिकम्स कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क रिक्वायरिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, मतलब कंजर्वेशन से रिलेटेड वो कार्य कर लेते हैं। सेंसरी मोटर में नहीं कर पाते हैं, प्री ऑपरेशनल में भी नहीं, किस में कर पाते हैं, कॉन्क्रीट में कर लेते हैं। इसी में है ना CCS, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन, सीरिएशन, तीनों काम में बच्चा स्टार्ट कर देता है करना, तो इसे बोलते हैं कॉन्क्रीट। ऑप्शन नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है। जो बच्चा है उसकी कॉग्निटिव थिंकिंग टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस, किस प्रोसेस के द्वारा जो है उसके संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव होता है। 4 ऑप्शन है, तो आपको ही पता है बदलाव किससे होता है।
क्या इक्विलिब्रेशन इरिवर्सिबल होगा नहीं, रोट मेमोराइजेशन होगा नहीं, डिले, ये इस तीनों थ्योरी की तो बात ही नहीं है। ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। पियाजे ने स्कीमा की संतुलीकरण की बात की है, इक्विलिब्रेशन की बात की है, और इसी से जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें प्रमुख बदलाव होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है? या बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को, मतलब कौन सी स्टेज को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज में लगा रहता है? मैं चलो आपको बताती हूँ। एज पर जीन पियाजे, इंडिविजुअल्स कंटिन्यूली कीप सर्चिंग फॉर अ सोल्यूशन टू अचीव द स्टेट ऑफ, तो कौन से स्टेट को, वो होता है संतुलन की। इसी को तो पाने के लिए निरंतर प्रयास खोज में लगा रहता है, इक्विलिब्रेशन, संतुलन। असंतुलन होगा नहीं। आत्मसात कैसे हो सकता है? आत्मसात का मतलब होता है कि कोई आपके सामने नई घटना हुई, कोई भी नई इंफॉर्मेशन इसको ऐड कर लिया। एकोमोडेशन का मतलब होता है कि आप पुरानी स्कीमा में आपने क्या कर दिया, संशोधन कर दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन भी आसान है। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता? ये तो बहुत आसान है। फॉर्मल ऑपरेशनल, इसी में तो बच्चा निगमनात्मक परिकल्पनात्मक रूप से सोचना स्टार्ट कर देता है। सो ऑप्शन नंबर 2। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ कर देते हैं? किसमें? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन बिगिन टू मूव फ्रॉम रिफ्लेक्सिव एक्शंस टू इंटेंशनल एक्टिविटी। अगर जिसने मेरी जीन पियाजे की क्लास देखी होगी ना, उसको मैंने उसमें इतने अच्छे से रिफ्लेक्शन को समझाया है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि बच्चे जो है स्टार्टिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, जैसे कि अंगूठा चूसना, ये सारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। और ये मैंने बताया है सेंसरी मोटर में है। तो ऑप्शन नंबर 1। तो जिसने भी जीन पियाजे की क्लास नहीं देखी है, एंड स्क्रीन पे आपको वो क्लास मिलेगी, जरूर देखना, क्योंकि एक एक बारीकी से मैंने उस थ्योरी को पढ़ाया है। जो जो क्वेश्चन सीटेट ने पूछा है वो सारे अच्छे से मैंने समझाया है आपको। और देखा यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ये अभी का पेपर है आपका। तो ऑप्शन नंबर 1। कहीं पर भी आपको रिफ्लेक्स दिख रहा है ना, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, जिसे ऐच्छिक क्रियाओं बोलते हैं, उसका सीधा सीधा संबंध होता है सेंसरी मोटर से, संवेदी गत्यात्मक से। सो आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए कोई बैच चाहते हैं, तो टीचिंग परीक्षा जो है लेकर आया है आप सभी के लिए सीटेट सफलता बैच। इसमें पेपर 1 का भी बैच है, पेपर 2 एसएसटी का भी बैच है, और अगर आपने दोनों जो पेपर भरा है उसका भी बैच आपको मिल जाएगा। देखिए इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, पहले मैं वो आपको बताना चाहती हूँ। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, फ्री जो है मॉक टेस्ट मिलेगा, 22-23 के ऑनलाइन शिफ्ट के क्वेश्चंस पेपर आपको टेस्ट फॉर्मेट में मिलेगा। आपका जो है डाउट सेशन होगा जिसमें आप एक्सपर्ट फैकल्टी से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। हर क्लास की आपको पीडीएफ फ्री मिलेगी। इसमें आपको, अगर आप ये बैच लेना चाहते हैं तो डेमो लेक्चर आप देख लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। और अगर आप ये बैच जो है परचेज करना चाहते हो तो इसके लिए आपको कूपन कोड यहाँ पर दिख रहा होगा, उसको जो है रिडीम कर लेना, तो 10% आपको इंस्टेंट डिस्काउंट पड़ेगा। प्लस सारी डिटेल्स आपको बैच कैसे लेना है उसका सब कुछ लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, चेकआउट जरूर करना। और हाँ, मुझे प्लीज़ बताना आप में से कितने लोग जो है ये बैच लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं और कितने लोग ले चुके हैं। तो ये थी आज की क्लास। बहुत ढूंढ ढांड के मैंने ये क्वेश्चंस की सीरीज तैयार किया है। अब हर एक थ्योरी के साथ आपको क्वेश्चंस जरूर मिलेगा, बट आप सब सपोर्ट ही नहीं करते हो, ना तो लाइक करते हैं, ना ही शेयर करते हो, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि अच्छी सी क्लासेस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।